हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करते हैं और वो कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं जो आपको आम तौर पर दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती। अभी चूंकि मीडिया स्टार वर्ल्ड दुनिया भर के हालात पर नजर रखे हुए है, कोशिश हमारी रहती है कि ज्यादा से ज्यादा अहम खबरें आप तक पहुंच जाएं। अभी हाल ही में और रूस और कनाडा में पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए हैं। बहुत ही दिलचस्प है और बहुत बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी इलेक्शंस तो इलेक्शंस होते हैं, पार्टियों का टेस्ट होता है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट असद मिर्जा साहब, जो एक लंबे अरसे से बीबीसी और खलीज टाइम्स के साथ भी जुड़े रहे और अब कॉलम लिखते हैं मुख्तलिफ जबानों में, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, मुख्तलिफ जबानों में। वो मुख्तलिफ मुल्कों में आपके मजमून छपते हैं। असद मिर्जा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि कनाडा और रूस के जो इलेक्शंस हैं वो सियासी तौर पर कितने अहम थे, क्या कुछ था? क्योंकि हमारे यहाँ भारत के मीडिया में तो ये तो बहुत दूर की बात है, अपने पड़ोस की भी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है वो अपने दर्शकों को बताएं। आप बताइए कि ये कनाडा और रूस के इलेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट? शुक्रिया काज़मी साहब। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा अपने नाज़रीन को कि इन 2 मुल्कों कनाडा और रूस में जो इलेक्शन हुए हैं, वो दोनों जगह जो है, वो मौजूदा पार्टी जो है, वो अपने आप को अक्सरियत में लाने के लिए उसने ये इलेक्शंस कराए और एक मुल्क में जमहूरी तरीके से, जमहूरी तौर के ऊपर अपने आप को मेजॉरिटी दिलाने के लिए इलेक्शन किए गए और एक मुल्क में गैर जमहूरी तरीके से अपने आप को जमहूरी तौर के ऊपर मुंतखब कराने के लिए इलेक्शन किए गए। पहले ज़ुम्रे में कनाडा का नाम आता है और दूसरे ज़ुम्रे में जो है वो रूस का नाम आता है। आइए हम पहले ज़िक्र करते हैं कनाडा का। कनाडा के पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर जो हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने 2 साल पहले हुकूमत कायम की थी, लेकिन उनको पार्लियामेंट के लोअर हाउस में अक्सरियत हासिल नहीं थी। तो इसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट जो है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी और कनाडा के कवानीन और कनाडा के आईन के मुताबिक अगर कोई माइनॉरिटी गवर्नमेंट वहाँ पर होती है तो उसे बिल्स और लेजिस्लेशन पास कराने के लिए दूसरी पार्टियों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ता है, जो कि कभी-कभी बहुत काबिल दिक्कत चीज़ हो जाती है। तो इसलिए अभी हाल के अरसे में जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरीके से कोविड वबा का मौसर तरीके से जो है वो अपने अवाम की हिफाजत की, सबका वैक्सीनेशन कराया और उसके अलावा दूसरी जो दीगर पॉलिसियाँ जो हैं उन्होंने वहाँ पर कनाडा में अच्छे तरीके से नाफिज करने में वो कामयाब रहे। तो उनका एक इरादा ये बन रहा था कि मैं दोबारा इलेक्शन करा के जो अभी मैंने हाल में कामयाबियाँ हासिल की हैं, उनकी बिना के ऊपर उनके ऊपर जो है मैं पार्लियामेंट में अक्सरियत हासिल करके अपनी एक पार्टी की जो है लिबरल पार्टी की जो एक हुकूमत बना सकूं ताकि मुझे आइंदा कॉन्स्टिट्यूशनल तौर के ऊपर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर इन्हिसार ना करना पड़े। तो इसमें क्या कुछ रहा, इलेक्शन रिजल्ट कैसा रहा कनाडा में, और क्या कुछ इश्यूज थे? क्योंकि इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दुनिया को जानने के लिए कि आखिर इलेक्शन किन इश्यूज पर लड़ा गया और नतीजा क्या हुआ। देखिए, जो नतीजा आया वो बहुत ही आप उसको मज़ाहिया ख़ेज़ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अजीब नतीजा आया कि जस्टिन ट्रूडो की जो लिबरल पार्टी है, उसको 2019 की तरह ही इस साल भी 157 सीटें ही जो हैं, वो हासिल कर पाई ऐवान के अंदर। और इस तरह से 2019 में भी और 2021 में भी उनकी पार्टी जो है, वो अक्सरियत में नहीं रही बल्कि अक़लियत में है और उसे अभी भी दूसरी पार्टियों की हिमायत हासिल करना होगी पार्लियामेंट में किसी भी नए कानून को पास कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी जो है अच्छी चीज़ ये सामने आई है हमारे कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी निज़ाद लोगों ने कायम किया था, लेकिन उसके 29 उम्मीदवार जो हैं अब की बार इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और जगमीत सिंह साहब जो के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो भी इंतखाबात के अंदर जीते हैं और उसके अलावा
मजमूई तौर के ऊपर 19 हिंदुस्तानी निजात लोग जिनका ताल्लुक पंजाब रियासत से है, और ये सब लोग ओंटारियो में, जो कि कनाडा का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर मुकीम है, क्योंकि हिंदुस्तानी निजात या इमिग्रेंट जितने भी इमिग्रेंट्स हैं दूसरी कंट्रीज से, उनकी तादाद ओंटारियो में सबसे ज़्यादा है। तो इस पार्टी को भी जो है सबसे ज़्यादा कामयाबी जो है वो ओंटारियो सूबे के अंदर हासिल हुई है। अच्छा, खुद जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जस्टिन ट्रूडो, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही दिलचस्प एक तरह से लगती है। नौजवान हैं और हमारे भी कुछ लोग जानने वाले वहाँ पर हैं, कुछ फैमिलीज़ हैं, वो बहुत ही ईज़िली एक्सेसिबल नज़र आते हैं। कभी उन्होंने दाढ़ी भी बढ़ाई और उससे शायद वो कोई मैसेज देना चाहते थे कि वो मुसलमानों की भी दोस्त हैं, या सिखों के। और सिखों की कम्युनिटी के बीच में भी जाकर के वो पगड़ी बाँधते हुए भी नज़र आए और गुरुद्वारे में भी जाते हुए नज़र आए। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा-सा आप बताइए कि जस्टिन ट्रूडो किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं? देखिए, जस्टिन ट्रूडो जो हैं, उनका शुमार नौजवान वज़ीर-ए-आज़म में होता है। दुनिया भर के सियासतदानों में वो बहुत कम उम्र के सियासतदान हैं, और उन्होंने बहुत कम उम्री में, आप ये कहिए कि तकरीबन 38 साल में सियासत में अपना पहला अमली कदम रखा था, और उनका ताल्लुक जो है एक सियासी फैमिली से है, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो भी कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। तो इस तरीके से उनकी तरबियत जो है एक सियासी माहौल में हुई, और सियासत जो है उनकी रग-रग में शामिल है। तो अभी जो तज्ज़िया निगार हैं, उनका यही कहना था कि जिस तरीके से ट्रूडो ने अपने इलेक्शन कैंपेन में अपनी स्पीचेस दे रहे थे, या जिन मज़हबी मकामात पर वो जा रहे थे, तो उससे एक पॉलिटिकल मैसेज, एक पॉलिटिकल लीडर की जो शिनाख्त होती है, वो कायम करने की वो कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसके बरअक्स जगमीत सिंह साहब जो हैं, वो भी कम मकबूल नहीं है कनाडा के अंदर। वो टिकटॉक स्टार भी हैं और एक डिफेंस लॉयर भी हैं, और टिकटॉक के ऊपर उनके लाखों जो हैं वो फॉलोवर्स हैं, और उनके जो टिकटॉक पे वीडियो आते रहते हैं, उस पे एक दिन के अंदर लाख से ज़्यादा हिट्स हो जाती हैं, तो वो भी आवाम के अंदर बहुत मकबूल हैं। तो ये दोनों लोग जो हैं कम उम्र, लेकिन सियासी तौर पर अलग-अलग तरीके से अपने उम्मीदवारों को लुभाने की कोशिश करते हैं। जस्टिन ट्रूडो एक संजीदा सियासतदान के तौर पर सामने आते हैं। जगमीत सिंह साहब जो हैं, वो एक आम आदमी की तरह, जिसके की आम हसरतें, आम ख्वाहिशात हैं, उसके तौर पर वो अपने हल्के के लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूँ रूस की तरफ। रूस में व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर बने और प्रेसिडेंट बने और बार-बार वो एक तरह से सर्कल घूमता है। ऐसा लगता है कि वो हमेशा पावर में रहना चाहते हैं। इस बैकग्राउंड में वहाँ की पार्लियामेंट के इलेक्शन कितने इम्पोर्टेंट थे? क्या कुछ था रूस के बारे में ज़रा थोड़ा बताइए? जी, सबसे पहले मैं नाज़रीन के लिए आपने जो भी एक बात कही उसको वाज़ेह करना चाहता हूँ कि व्लादिमीर पुतिन वज़ीर-ए-आज़म भी रहे और सदर भी रहे। तो ये रूस के आईन के मुताबिक आप 2 मर्तबा से ज़्यादा मुल्क के सदर नहीं रह सकते हैं। अगर आप तीसरी मर्तबा इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, बल्कि आपको कोई दूसरा ओहदा लेना होगा। तो इससे कब्ल सदर पुतिन जो हैं वो 2 मर्तबा सदर रह चुके हैं, और 1 मर्तबा वो वज़ीर-ए-आज़म बन के भी रह चुके हैं, और अब अभी भी उनका जो है वो दूसरा टर्म जो है वो चल रहा है। तो इस आइंदा मुस्तकबिल में वो क्या दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या कोई दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे, इसके बारे में कुछ ठीक कहना अभी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये रूस का कानून है कि आप 2 मर्तबा से ज़्यादा सदर नहीं रह सकते हैं। अगर तीसरी मर्तबा सदर बनना चाहते हैं, तो आपके दूसरे और तीसरी मर्तबा के सदर बनने के दरमियान एक गैप आना चाहिए, और आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए लड़ सकते हैं। तो यही जो है वो रूस में हुआ। अब आते हैं हालिया इंतखाबात के ऊपर। रूस में जो रूलिंग यूनाइटेड रशिया पार्टी है, उसने अभी पिछले 19 तारीख को जो वहाँ पर इंतखाबात हुए, उसमें 50% से ज़्यादा जो है वो लोगों के वोट, लोगों के वोट जो है हासिल किए। ये जो इंतखाबात हुए थे, ये स्टेट डुमा के लिए हुए थे, जो कि पार्लियामेंट का ऐवान-ए-ज़ेरी यानी पार्लियामेंट का लोअर हाउस, यानी कि हमारी लोकसभा के बराबर है। और इसके अंदर जो भी पार्टी अक्सरियत में आती है, उसी का वज़ीर-ए-आज़म, उसी का सदर जो है, वो रूस में
बनता है। लेकिन इन इंतखाबात को धांधलियों का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बताया है रूस के मुखालिफिन ने, व्लादिमीर पुतिन के सियासी मुखालिफिन ने और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने। क्योंकि जिस तरीके से पूरा ये इंतखाबात हुआ उसमें उन लोगों को किसी तरीके से नामजद नहीं किया गया जिनको कि व्लादिमीर पुतिन का मुखालिफ माना जाता है। इस वक्त मौजूदा दौर में अभी पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो अलेक्सेई नावलेव जो हैं वो व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े हरीफ बनकर सामने आए हैं और वो रूस में दोबारा से एक जमहूरी सिस्टम नाफिज करने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन नवेल्नी जो है उनके ऊपर एक बार जानलेवा हमला भी हो चुका है, उनको जहर देने की भी कोशिश की जा चुकी है और इसी साल फरवरी के महीने में उन्हें वहां के एक लेबर कॉलोनी में, जिसे कि मतलब आप जेल कह सकते हैं, वहां पर उनको कैद करके रख दिया गया है। और इस तरीके से इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या दूसरी पार्टीज के जो कैंडिडेट्स आने चाहते हैं उनकी कैंडिडेसी फॉर्म्स जो हैं वो हुकूमत के जो इलेक्शन कमीशन जो है उसने उनको नामंजूर कर दिया किसी ना किसी बिना के ऊपर, कोई ना कोई उसमें शिक निकाल करके आप ये शिक पूरी नहीं कर रहे हैं और आप इसके मजाज नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ें। इसके बावजूद यूनाइटेड रशिया पार्टी के अलावा इन इंतखाबात में 14 पार्टियों ने हिस्सा लिया और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है वो भी शामिल थी। लेकिन ये सारी पार्टियां जो हैं ये एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन की हरीफ या उनकी सपोर्टर्स हैं और हिज़्ब इख्तिलाफ या व्लादिमीर पुतिन के जो राइवल्स हैं उनको किसी भी तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेने का मौका नहीं दिया गया। और इसी का नतीजा ये निकला कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने दुमा की जो 50% से ज्यादा सीटें हैं उसके ऊपर फतेह हासिल की और अगली गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनेगी। और अब देखना यह है कि 2024 में जो आइंदा सदारती इंतखाबात होंगे उस वक्त तक क्या सिचुएशन रूस में बन के सामने आती है। अच्छा, ये बात आपने बहुत ही दिलचस्प बताई कि वो उनकी अपनी फ्रेंडली पार्टियां ही ज्यादातर दूसरी तरफ भी नजर आती हैं और ये सिर्फ भारत में ही नहीं होता, वो दूसरे मुल्कों में भी होता है। भारत के लोगों को ये समझने की जरूरत है, जो अक्सर बी टीम की तलाश की जाती है और समझा जाता है कि कई बार हमारे यहाँ तो कैंडिडेट खुद दूसरे किसी कैंडिडेट को 2-4 को और खड़ा करता है ताकि उसका जो मजबूत राइवल है उसकी वोट किसी तरह से बढ़ सके। तो ये डेमोक्रेसी में इस किस्म की धोखेबाजी, धांधली शायद दुनिया भर में होती है, जो आपने रूस के बारे में भी बताई। तो हमें भारत में जो कुछ होता है उसमें बहुत ज्यादा यानी चिंता की जरूरत नहीं है। ये इस जी तरह का तमाशा हर तरफ हर जगह लोग करते हैं। तो डेमोक्रेसी के जरिए दूसरे रास्तों तक भी लोग अब पहुंच रहे हैं। डेमोक्रेसी का कई मुल्कों में सिर्फ नाम रह गया है। मीडिया का क्या कुछ रोल है वो सब हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कनाडा और रूस के इलेक्शंस के बारे में बताया और ये बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन थी हमारे नाजरीन के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। आप आखिर में कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। जी, शुक्रिया काज़मी साहब। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि रूस के इन इलेक्शंस में व्लादिमीर पुतिन ने अपने जो सबसे बड़े उनके राइवल हैं, नावल्नी साहब जो हैं, जो इस वक़्त जेल में हैं, उन्होंने एक ऐप डेवलप की थी जिसे वोटिंग राइट्स ऐप कहा जा रहा था। तो उन्होंने गूगल और ज़ाइनेट जैसे जो वेब प्लेटफ़ॉर्म हैं, उसके ऊपर से उन ऐप्स को हटवा दिया और उसके अलावा गूगल और एप्पल दोनों कंपनियों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे दायर कर दिए और इत्तलात के मुताबिक इन दोनों कंपनियों के आला हुक्काम के साथ रूसी सिफारत खाने के लोगों ने अमेरिका में मुलाकात की और उनको एक तरीके से धमकी दी कि अगर आप ये ऐप अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाते हैं तो हम जो है वो आपकी कंपनियों के खिलाफ रूस में जो है वो बदउनवानी के केस जो है वो दायर कर देंगे। और इससे कबल भी $1 मिलियन जो है रूस में इन दोनों कंपनियों को बतौर फाइन देना पड़ा है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमने जो दो इंतखाबात के बारे में बातें की जो कि एक पूरे जमहूरी तरीके से हुआ और एक पूरा गैर जमहूरी तरीके से हुआ, तो आइंदा अभी आने वाले इतवार यानी 26 तारीख को एक और इंटरेस्टिंग इंतखाबात जो हैं वो होने हैं जर्मनी में, जहाँ पे कि वहाँ की चांसलर एंजेला मार्केल जो है 16 साल अपने ओहदे पर फायज रहने के बाद सुबकदोश हो रही हैं और इस इलेक्शन के बाद वो चांसलर नहीं रहेंगी, इसका उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन वहाँ पर इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल बनती है, क्या मौजूदा रूलिंग पार्टी दोबारा
हुकूमत कायम करती है या अपोज़िशन पार्टी जो है वो हुकूमत कायम करती है, इस बारे में इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे बातचीत रहेगी। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आप नज़र बनाए रखिए, हम आपसे ज़रूर बात करेंगे और ख़ास तौर पे जर्मनी में के बारे में जब हम बात करेंगे, तो उसका इलेक्शन प्रोसीजर भी हम जानना चाहेंगे कि वो आखिर किस तरह से वोटिंग होती है, क्या कुछ होता है और किस तरह से पार्लियामेंट के मेंबर्स इलेक्ट होकर के आते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया असद मिर्ज़ा साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक़्त निकाला। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि असद मिर्ज़ा साहब का एक यूरोप से भी एक ताल्लुक बहुत नज़दीकी रहा है और उस इलाके को काफ़ी अच्छे नज़दीक से जानते हैं। हम आपके तजुर्बात, आपकी मालूमात का फिर आगे भी फ़ायदा उठाते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।